हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, इन तीनों अधिनियमों से अक्सर करके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, पेपर में प्रश्न किस तरीके से आते हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वही भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत का संवैधानिक इतिहास, इसमें हम बात करने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में, जिसे हम भारत परिषद अधिनियम 1909 कह रहे हैं। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार 1909, यानी भारत परिषद अधिनियम जो 1909 है, इसको मार्ले मिंटो सुधार 1909 भी कहा जाता है। जिसमें मार्ले मिंटो के बारे में यदि हम बात करें, ये जो मार्ले है ये तो है भारत राज्य सचिव। ये मार्ले कौन है? भारत राज्य सचिव, जो कहां पर है? ब्रिटेन में बैठा है। और यदि हम बात करेंगे लॉर्ड मिंटो की, ये जो मिंटो है ये भारत का वायसराय है। और ये कहां पर रहता है? भारत में। यानी ये जो मार्ले मिंटो जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें मार्ले अब ये भारत राज्य सचिव है और मिंटो भारत का वायसराय है। इन दोनों के कहे अनुसार ये अधिनियम भारत लाया गया है और इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया है कि हम कुछ सुधार करने वाले हैं, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसमें सबसे पहली बात क्या है कि इन्होंने भारत में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी क्या लागू कर दी? पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली इसने लागू कर दी। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों के लिए कब लाई गई? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों के लिए कब लाई गई है? भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अनुसार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात हुई है। और इसके बाद में यदि हम देखें तो इसने केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी, कौन कौन? केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी, इन दोनों को कहां पर भेज दिया? भारत परिषद में। कहां पर भेज दिया? ये भारत परिषद है। ये वही भारत परिषद है जो भारतीय राज्य सचिव जो था, उसके जो 15 सदस्य थे, उसमें इन दो व्यक्तियों को भेज दिया है। यानी ये जो राज्य सचिव जो बने थे, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी, यानी भारत राज्य सचिव जो बनाए थे भारत के लिए, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य थे। और जो 15 सदस्य थे उनमें भारत की तरफ से पहले यदि कोई व्यक्ति दो जा रहे हैं
तो उनका नाम क्या है, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ब्रिटेन में है ये भारत परिषद। और इसके बाद में यदि हम बात करें तो जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें भारत का यदि कोई पहला व्यक्ति है, प्रथम भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति, यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में यदि किसी भी भारतीय की, यदि प्रथम भारतीय की नियुक्ति हो रही है, वो पहला भारतीय होगा जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में बैठेगा। उस व्यक्ति का नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यानी ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाला पहला भारतीय कौन है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और यह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। किसके तौर पर, विधि सदस्य के तौर पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मार्ली मिंटो सुधार है, इसमें ज्यादातर हमारे पेपर में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो में मिंटो कौन है। तो मिंटो उस समय का वायसराय है भारत में, मार्ले उस समय भारत राज्य सचिव है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि भारत में पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली कब लागू की गई। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली कब लागू की गई, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अनुसार। तीसरा क्वेश्चन इसका यह बनता है कि पहली बार भारत परिषद में जाने वाले ब्रिटेन के लिए, यानी ब्रिटेन में भारत परिषद में शामिल होने वाले पहले दो भारतीय कौन थे। तो एक तो केसी गुप्ता और दूसरे सैयद हुसैन बिलग्रामी। क्वेश्चन अगला यह है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है। तो उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसमें अगला जो क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन जो बनता है कि जो बजट पर, यानी बजट पर बहस करने के साथ साथ वाद विवाद करने का इनको अधिकार मिला और वाद विवाद के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। पूरक प्रश्न का मतलब है ये पहले बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस बजट में है क्या, यानी पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार मिला। और 1892 का जो परिषद अधिनियम था उसमें बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था। इसमें बजट पर बहस करने के साथ साथ वाद विवाद करने का अधिकार मिला और वाद विवाद के साथ साथ इनको पहले प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है मार्ले मिंटो सुधार, जिसे कहते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। ये है वो। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बात करने वाले हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम की, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। ये जो मार्ले मिंटो सुधार है, इसको जो भारत राज्य सचिव है, जिसे हम मार्ले कह रहे हैं, यानी ये जो मार्ले है, इस भारत परिषद अधिनियम, यानी ये मार्ले मिंटो सुधार के बारे में जो बात कही जा रही है, जब मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी जा रही है, उनके लिए अलग से वोटिंग की व्यवस्था की जा रही है, तो खुद सचिव इस बात को कह रहा है कि भारत में हम नाग के ऐसे दांत बो रहे हैं जो केवल जहर ही उगलेंगे। क्या बात कही जा रही है? मुस्लिमों को लेकर के जो पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है,
खुद भारत का राज्य सचिव इस बात को कह रहा है कि हम भारत में ऐसे नाग के दांत बोने जा रहे हैं जो भविष्य में केवल जहर ही उगलेंगे। ये किसने कहा है? भारत राज्य सचिव ने। भारत राज्य सचिव ने क्या कहा कि और नाग के दांत हमेशा जहर ही उगलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मार्ले मिंटो सुधार था। मार्ले मिंटो सुधार के बाद में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909। यानी भारत शासन अधिनियम कौन सा है? सॉरी 1919। ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 भी कहते हैं। यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में यदि हम देखेंगे तो ये मॉन्टेग्यू कौन है? ये जो मॉन्टेग्यू है ये है भारत राज्य सचिव। यानी मॉन्टेग्यू कौन है? ये है भारत राज्य सचिव। और यदि हम बात करेंगे चेम्सफोर्ड की, बात करें चेम्सफोर्ड की, ये है भारत का वायसराय। ये कौन है? भारत का वायसराय। पहले तो हमें यहां से ये पता करना है कि ये है कौन कौन। ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इस अधिनियम के अनुसार ही केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की बात करेंगे, एक तो है राज्य परिषद और दूसरी की यदि हम बात करेंगे तो वो है केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि किस अधिनियम के अनुसार भारत में द्विसदनात्मक, केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार, या ये ऑप्शन नहीं होगा तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अनुसार की जा रही है, जिसमें एक राज्य परिषद है और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। इसी अधिनियम के अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। द्वैध शासन की व्यवस्था। यह भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ। तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के अनुसार लागू हुआ। केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना हो रही है, एक राज्य सचिव और एक राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी अधिनियम के अनुसार यह कह दिया कि जो भारत परिषद है उसके जो भी सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों को जो वेतन है वो अब ब्रिटेन के फंड से दिया जाएगा। यानी ये जो हमने जो पढ़ा था उसमें कि 1858 के अधिनियम के अनुसार एक भारत परिषद बनेगी
जो भारत परिषद होगी वो राज्य सचिव की सहायता के लिए होगी, क्योंकि सीओडी और बीओसी की यानी सीओडी और बीओसी को खत्म कर दिया था 1858 में। जब जैसे बीओसी और सीओडी को खत्म किया, उसके जगह पर भारत राज्य सचिव की नियुक्ति हुई। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की नियुक्ति हुई, जैसे भारत परिषद कहते थे। 1858 में यह व्यवस्था की गई कि उनको वेतन भारत के राजस्व से ही दिया जाएगा, लेकिन 1919 के अधिनियम के अनुसार यह कह दिया कि जो भारत परिषद है, अब उसके सदस्यों को जो वेतन दिया जाएगा वो ब्रिटेन के ही फंड से दिया जाएगा। वहीं पर जैसे ही ब्रिटेन के फंड की बात आई तो जो भारत परिषद में जो 15 सदस्य थे उनकी संख्या घटा करके कम कर दी। जैसे ही संख्या घटा करके कम करने का ही मतलब यह है कि पहले तो भारत के राजस्व से वेतन जा रहा था, अब खुद देना पड़ेगा, तो सदस्य ज्यादा लगने लगे तो उनको कम कर दिया और आगे चल करके इसको खत्म भी कर दिया जाएगा। भारत परिषद को 1935 में जाकर के ये खत्म भी हो जाएगी। फिर वो राज्य सचिव बचेगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा 1947 में जाकर के। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं खत्म होगी धीमे धीमे। हम भारत के संविधान की ओर बढ़ रहे हैं, संविधान सभा की ओर बढ़ रहे हैं। ये जितनी भी मशीनरी है ब्रिटेन की, जितनी भी अंग्रेजों की मशीनरी है, सब धीमे धीमे समाप्त होती चली जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम, जो भारत परिषद थी जिसमें 15 सदस्य थे, उनकी संख्या में कमी कर दी गई। क्यों? क्योंकि वेतन अब ब्रिटेन के फंड से दिया जाने लगा। इसी अधिनियम के बारे में यदि हम बात करें, इसी अधिनियम के बारे में बात करें तो इसी अधिनियम के अनुसार जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, निर्वाचन मंडल था, इसमें क्या कर दिया गया? विस्तार। यानी पृथक निर्वाचन मंडल था, उसमें अब क्या कर दिया? इस अधिनियम के अनुसार विस्तार कर दिया, और विस्तार करके इसमें पंजाब के सिखों को अलग निर्वाचन प्रणाली दी गई। इसके साथ साथ आंग्ल भारतीयों के साथ साथ यूरोपियनों को, और यूरोपियनों के साथ साथ यदि हम देखेंगे तो यहां पर सिखों को, आंग्ल भारतीयों को, यूरोपियनों को और ईसाइयों को, सिख, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय और ईसाई जो भारत में रह रहे थे, इन लोगों को अलग मतदान, यानी जो 1919 का जो पृथक निर्वाचन मंडल था उसमें विस्तार कर दिया। और इसी अधिनियम के अनुसार पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला, मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। यानी कभी भी पेपर में क्वेश्चन पूछे कि महिलाओं को किस अधिनियम के अनुसार पहली बार मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो पहली बार यदि मत देने का अधिकार प्राप्त हो रहा है तो वो भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार। और इसी अधिनियम में कह दिया कि हम भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। कैसे शासन की स्थापना करेंगे? उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। और इस उत्तरदायी शासन की स्थापना, इस भारत को कितना उत्तरदायी बनाया गया है, जिसकी जांच करने के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग बनाया जाएगा। वो आयोग भारत आएगा और वो आयोग भारत में आकर के ये जांच करके बताएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 कितना कारगर हुआ है, कितना कारगर साबित हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
यदि मैं इसी अधिनियम के बारे में बात करूं, भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में, तो इसी अधिनियम के अनुसार 1923 में अगर 1921 की हम बात करें, इसी अधिनियम के अनुसार 1921 में पीएससी की स्थापना हुई। पीएससी का मतलब है पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग यानी लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हो रही है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 1921 में। मैं यदि 1919 के अधिनियम की बात करूं, आपसे कभी भी पूछे कि भारत शासन अधिनियम 1919 कब लागू हुआ, तो ये लागू होने की यदि आपको सन पूछे तो आंसर होगा 1921। जब ये लागू हो रहा है तो इसी भारत शासन अधिनियम में यह कहा गया कि अब हम भारत में एक संस्था खोलेंगे जो लोक सेवा आयोग का पेपर कराएगी, लोक सेवा आयोग की परीक्षा कराएगी। तो जब ये लागू हुआ वही वाली डेट है 1921। 1921 में पीएससी की स्थापना होने की बात है, जिसे लोक सेवा आयोग कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये आई तो थी भारत में, लेकिन भारत में ये उतना प्रभाव नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि जब भी कोई पेपर ये परीक्षा कराती तो इसमें ज्यादातर जो नंबर आते थे वो धनबली और बाहुबलियों के नंबर आते थे। जब उनके नंबर आते थे, पता चला कि यहाँ धांधलेबाजी हो रही है, तो धांधलेबाजी को निपटाने के लिए, जांच करने के लिए एक आयोग आया जिसका नाम है ली आयोग, जो लॉर्ड ली की अध्यक्षता में बना। उसने जांच की, जांच करने के बाद में इसका नाम दूसरा चेंज हुआ, फिर नाम तीसरा चेंज हुआ, फिर नाम आगे चल के यूपीएससी कैसे पड़ा हम आगे पढ़ने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की कहानी अभी बताने वाले हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की। ये यूपीएससी है, यूपीएससी बनने में इसको कितना समय लगा और इसका वर्तमान में कहां उल्लेख दे रखा है। यदि हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 की, मेरे प्यारे दोस्तों एक्ट तो वही है 1919 का, एक्ट तो वही है 1919 का, लेकिन हम यदि बात करेंगे तो इस 1919 के एक्ट में इसे क्या कहा जाता था? पीएससी, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग इसको यह कहा जाता था। लेकिन इसका विस्तार करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए एक आयोग आया जिसका नाम है ली आयोग। और ली आयोग का गठन कब हुआ? 1923 में। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि ली आयोग भारत कब आया, यानी ली आयोग कब बना? 1923 में। इस ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट देने के बाद में इसका नाम चेंज होकर के 1 अक्टूबर 1926 को इसका नाम हो गया सीपीएससी। क्या नाम हो गया? सीपीएससी। और सीपीएससी बोले तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग। क्या नाम हो गया उसका? केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग इसका नाम हो गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जब 1935 का अधिनियम आया, 1935 का जैसे ही अधिनियम आया, इसमें इसका नाम बदल करके हो गया एफपीएससी। क्या नाम हो गया? एफपीएससी। एफपीएससी का मतलब है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब संघीय लोक सेवा आयोग। यानी ये जो संघीय लोक सेवा आयोग है, ये जो संघीय लोक सेवा इसका नाम पड़ा है, तो ये कब पड़ा है? 1935 के अधिनियम में। लेकिन 1935 के अधिनियम के बाद में
जब हमारा संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, तब इसके आर्टिकल 315 में इसका नाम देखने को मिलेगा यूपीएससी। क्या नाम मिलेगा देखने को? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहां इसका जो नाम देखने को मिल रहा है वो है संघ लोक सेवा आयोग। क्या नाम देखने को मिल रहा है? संघ लोक सेवा आयोग। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे तब यहाँ पे केंद्र के लिए तो एफपीएससी होगा और राज्य के लिए होगा एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ राज्यों को भी अलग परीक्षा कराने के लिए एक आयोग दे दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको यूपीएससी से क्वेश्चन पूछे कि ये जो यूपीएससी इसका आधार यानी इसका एक्ट कौन सा है, तो एक्ट है भारत शासन अधिनियम 1919, जैसे एक्ट यानी 1919 का एक्ट कहते हैं। तब इसका नाम क्या था? पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन की जांच के लिए एक आयोग बना जिसका नाम क्या है? ली आयोग। ली आयोग कब बना? 1923 में। 1923 से इसके अनुसार इसमें सुधार किया गया और सुधार कब हुआ? 1 अक्टूबर 1926 को। ज्यादातर जो पेपर में आता है क्वेश्चन ये वाला आता है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई। तो जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात चल रही है वो 1 अक्टूबर 1926 की बात कह रहा है। यदि बात करें कि 1935 के अधिनियम के अनुसार इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम क्या हो गया? संघीय लोक सेवा आयोग। यहाँ पे 2 आयोग बने, एक केंद्र का और एक राज्य का। जो संघीय था इसका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ और जो राज्य का था जिसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहने लगे। लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति जो देखी जाती है वो संविधान के आर्टिकल 315 में है और इसका नाम क्या है? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसे आप भली बात ही समझ गए होंगे। यदि हम इससे आगे की बात करें तो हम बात करेंगे जो इसके उत्तरदायी शासन का पता लगाने के लिए जो 10 साल बाद एक आयोग आने वाला है उसके बारे में, जिसका नाम है साइमन कमीशन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बता रहे। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। बात करने वाले हैं हम साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, भारत में कब आया, उसने अपनी रिपोर्ट कब दी, कितने सदस्य थे, उसका बहिष्कार क्यों हुआ। पेपर में सभी क्वेश्चन आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें सबसे पहले साइमन कमीशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? साइमन कमीशन की। इस साइमन कमीशन की यदि हम बात करें, इसका गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया। यानी साइमन कमीशन आयोग, साइमन कमीशन मतलब आयोग है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को। इसका गठन 8 नवंबर 1927 को हो गया। इसमें सदस्य पूछे आपको तो कितने हैं? 7 सदस्य हैं। और 7 सदस्य यानी इनकी प्रकृति कैसी है कि 7 के 7 सदस्य अंग्रेज हैं। कौन है 7 के 7 सदस्य? अंग्रेज हैं। इसीलिए इसका जो अन्य नाम है वो है श्वेत कमीशन। क्या नाम है इसका अन्य नाम? श्वेत कमीशन। इस साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन इसलिए कहा जाता है कि इसमें सातों के सातों जो व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, वो सातों के सातों कौन है? अंग्रेज है। अंग्रेज गोरे हैं इसलिए इसका नाम श्वेत कमीशन है। और सातों के साथ अंग्रेज होने की वजह से ही इसका क्या हुआ? बहिष्कार। लेकिन बहिष्कार होने से पहले हम इसको भारत भेज दें तो ये भारत 3 फरवरी
3 फरवरी 1928 को भारत आया। यानी साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया और भारत में भी ये कहां पर आया? बंबई। यानी 3 फरवरी 1928 को ये बंबई पहुंचा। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि साइमन कमीशन भारत कहां पर आया था? बंबई में आया। 3 फरवरी 1928 को आया और 3 फरवरी 1928 को आया, इसका बहिष्कार किया गया। इसका बहिष्कार किया गया और बहिष्कार में नारे लगे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। यानी साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे, बहिष्कार हुआ साइमन कमीशन का। और इस साइमन कमीशन के बारे में हम आपको बता दें कि इस साइमन कमीशन का गठन यदि किसी ने किया है तो भारत राज्य सचिव, जिनका नाम है वर्केन हेड। यानी उस समय भारत का राज्य सचिव कौन है? वर्केन हेड। इस वर्केन हेड ने साइमन कमीशन का गठन किया। 8 नवंबर 1927 को गठन किया। वो 3 फरवरी 1928 को भारत में बंबई पहुंच रहा है और उसमें जो 7 के 7 सदस्य हैं वो अंग्रेज हैं। संख्या पेपर में कई बार पूछी गई है। और इस साइमन कमीशन का जो नाम है वो इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें जो व्यक्ति जिनका नाम है सर जॉन साइमन। यानी ये जो साइमन कमीशन है ये किसके नाम पे नाम पड़ा है? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन के ही नाम पर इस कमीशन का, इस आयोग का नाम क्या पड़ा है? कमीशन। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अधिनियम है वो 1919 का अधिनियम है, लेकिन वो 10 साल बाद की बात कह रहा है। 10 वर्ष बाद आयोग यहां आएगा, लेकिन इसके हिसाब से तो 1929 में उसको भारत आना चाहिए था, लेकिन वो 1929 में ना आकर वो कब आ रहा है? 1927 में। वो 2 वर्ष पूर्व ही भारत आ गया। यानी 2 वर्ष पूर्व ही भारत आ रहा है। तो 2 वर्ष पूर्व आने का मतलब ये है कि वहां पर 1929 में चुनाव होने हैं और वहां पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो ही साइमन कमीशन को 2 वर्ष पहले भारत भेज देती है, क्योंकि उसे अंदेशा है कि आने वाले समय में लेबर पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसलिए जो लेबर पार्टी है वो भारतीय लोगों का हितैषी है, इसीलिए हमें कहीं ना कहीं डर है। इसलिए हम पहले से ही कंजर्वेटिव पार्टी ने साइमन कमीशन को भारत भेज दिया, ये कारण है। नहीं तो ये 1929 में ही भारत आता। 2 वर्ष पहले आने का कारण इसका ये है। इसने अपनी रिपोर्ट मार्च 1930 में जाकर के ब्रिटेन में दी। मार्च 1930 में जाकर के ब्रिटेन में दी। और मैं तुम्हें बता दूं, जब वो 1928 में भारत आया है, 1928 से लेकर 1929-30 तक उसको 2 बार भारत आ जा चुका है। उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट कब दे दी है? 1930 में। और जब ये फाइनल रिपोर्ट 1930 में देगा और देने के बाद में इसी समय के बाद में भारत में यानी ब्रिटेन में जो शुरुआत होगी वो होगी गोलमेज सम्मेलन की। जो गोलमेज सम्मेलन है, पहला होगा 1930 में, दूसरा होगा 1931 में और तीसरा होगा 1932 में। तीनों में अम्बेडकर भाग लेंगे और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में होगा उसमें महात्मा गांधी शामिल होंगे। महात्मा गांधी भाग लेंगे, लेकिन यह हिस्ट्री का टॉपिक है, इसीलिए इतिहास में पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। साइमन कमीशन जहां से गया और जाने के बाद में उस जो वहां पे जो देखा गया है कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने यूपीएससी के बारे में पढ़ा, हमने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ने वाले भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। जो जितने भी अधिनियम आए हैं उन सबसे बड़ा अधिनियम है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बात करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। लिया होगा
आगे हम बात करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, इसको सबसे बड़ा अधिनियम कहा जाता है। कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है उसमें मेन भूमिका 1935 के अधिनियम ने निभाई है, यानी ज्यादातर बातें वहीं से ली गई हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं किसकी? भारत शासन अधिनियम 1935 की। यानी हम कहां पहुंच चुके हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 में। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमें बात याद रखनी है वो याद रखनी है अखिल भारतीय संघ, यानी अखिल भारतीय संघ का प्रावधान। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में किसका प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय संघ का मतलब यह है कि हमारा जो भारत है ये दो भागों में बना हुआ है। यदि दो भागों में बना हुआ का मतलब दो भागों में टूटा हुआ है। दो भागों में टूटने की बात कहें कि एक तो वो भारत जहां ब्रिटेन का सीधा अधिकार है, यानी ब्रिटेन की सीधी सत्ता है, और एक वो भारत जो देसी रियासत है, यानी एक वो जहां ब्रिटेन का शासन चल रहा है और एक वो जो छोटी छोटी रियासतें हैं, जैसे मैसूर है। मैसूर के बाद हम बात करें जैसे आपका भोपाल है, जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर है, जोधपुर है, अजमेर है, मारवाड़ है, यानी ये रियासतें हैं। एक वो भारत जहां रियासतें हैं, एक वो जहां ब्रिटेन सीधा अपना शासन चला रहा है। जहां ब्रिटेन शासन चला रहा है बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें छोटे छोटे राज्य बने हुए हैं। जब छोटे छोटे राज्य हैं तो यहाँ पर हैं उनके गवर्नर। छोटे छोटे राज्यों में कौन है? अलग अलग गवर्नर। और यहां इन्होंने राजाओं के ऊपर जो नियुक्त किया उसका नाम है रेजिडेंट। कौन है? रेजिडेंट। यानी अंग्रेजों ने छोटे छोटे राज्यों के लिए गवर्नर नियुक्त कर दिया था, और राज्य जो देसी राजा थे उनके ऊपर एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया। हर रियासत के ऊपर उसे कहते थे रेजिडेंट। और पूरे भारत को जो देख रहा था उसे कह रहे थे वायसराय। क्या बोलते थे उसको? वायसराय। ये भारत था। अब यहां तो ये शासन व्यवस्था अपनी पूरी पूरी चला रहे, यहां नियम कानून जो भी थे उनको लागू कर रहे, लेकिन जो देसी रियासत वाले भारत की बात कर रहे हैं हम, वहां इन राजाओं के कानून चल रहे थे। तो जो 1935 का जो अधिनियम आ रहा है, इसमें अंग्रेजों ने उन देसी राजाओं को भी भारतीय यानी ब्रिटेन में मिलाने की कोशिश की कि आप दूर दूर जा रहे हो, क्यों ना आप भी इसके साथ चलें, क्यों ना आप भी यानी इन चीजों में भाग लें कि वोट क्या होता है, चुनाव कैसे होते हैं, आपको भी पता चले आप राजा रहे हैं। आप राजाशाही शासन यानी राजा की जैसी प्रवृत्ति को आप छोड़िए और आप उतर करके देखिए मैदान में, इन चीजों को छोड़िए, और छोड़ दोगे आप तो हम भी थोड़ी ढिलाई कर देंगे और भारत में स्थापना करेंगे किसकी? अखिल भारतीय संघ की। यानी एक पूरा ही भारत एक संघ होगा। इस वजह से इसमें देसी राजाओं को भी मिलाने की बात हुई है। यदि हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, इसमें केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। केंद्र में द्वैध शासन हो गया लागू, और प्रांतों को स्वायत्तता मिल गई। यानी प्रांतों को स्वायत्तता का मतलब स्वतंत्रता, आजादी। यानी पेपर में क्वेश्चन आता है किस अधिनियम के अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ,
तो किस अधिनियम के अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ? 1919 के अधिनियम में। अब 1935 में जैसे ये द्वैध शासन केंद्र में लागू होगा, राज्यों से हट जाएगा। जैसे केंद्र में लागू होगा, प्रांतों को स्वायत्तता मिल जाएगी। तो केंद्र में कब लागू हो रहा है? 1935 में। तो इसका मतलब प्रांतों को यहाँ पर स्वायत्तता मिल गई। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी अधिनियम के अनुसार यहां पर संघ में विषयों का बंटवारा देखा गया। विषयों का बंटवारा, यदि हम विषयों का बंटवारे की बात करें तो यहां पर हम 3 पॉइंट देख रहे हैं, जिसमें एक है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा जो पॉइंट है वो है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। यानी हमने 3 पॉइंट यहां देखे। यदि हम उस समय के 1935 के अधिनियम की बात करें तो संघ सूची में जो विषय थे वो थे 59, और यदि हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में जो विषय थे वो थे 54, और यदि हम समवर्ती सूची की बात करें तो यहां विषय थे 36। हालांकि पेपर में नहीं पूछे, लेकिन पूछ ले कुछ पता नहीं है, हम पहले से जानकारी दे रहे हैं। यानी 1935 के अधिनियम में जो संघ में विषयों का बंटवारा जो हो रहा है, क्योंकि यहाँ राज्य भी है और केंद्र भी है, क्योंकि राज्य और केंद्र नहीं होते तो ये केंद्र और प्रांतों की जो बातें करें वो कहां से आ रही है। तो यहाँ पर राज्यों को भी विषय दे दिए गए, केंद्र को भी विषय, और जो समवर्ती सूची का मतलब जो दोनों मिला करके, यानी संघ सूची का मतलब इसमें केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची का मतलब केवल राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और एक जो हमने शब्द देखा है वो है अवशिष्ट शक्तियों के बारे में। यानी ये जो अवशिष्ट शक्ति है ये किसके पास रहेगी? तो भारत शासन अधिनियम के समय की हम बात कर रहे हैं तो ये वायसराय, यानी किसके पास रहेगी? गवर्नर जनरल के पास। गवर्नर जनरल बोले वायसराय, मतलब एक ही नाम चेंज हुआ है। यानी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी 1935 में? वायसराय के पास। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हम देख रहे हैं वायसराय पूरे भारत में, और यह राज्यों में गवर्नर देख रहे हैं, तो इसकी तुलना हम अपने यहाँ पे वायसराय की तुलना हम राष्ट्रपति से कर सकते हैं। ये पूरे भारत का ही एक है, और ये छोटे छोटे राज्यों में गवर्नर है, तो इनकी तुलना हम राज्यपाल से कर सकते हैं। तो उस समय की वही कंडीशन है, और आज भी केवल नाम चेंज हुआ है। तो ये जो हम संघ में विषयों का बंटवारा देख रहे हैं, राज्य संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और वायसराय। वायसराय के पास क्या है? अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट विषय किसके पास रहेंगे? वायसराय के पास। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें अखिल भारतीय केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में स्वायत्त तथा संघ में विषयों का बंटवारा, हमने विषयों का बंटवारा कर दिया। और इसके साथ साथ ही हम देखने वाले हैं कि जब संघ की बात आ रही है 1935 के अधिनियम में, तो संघ के लिए संघ की ही सारी चीजें होंगी, क्योंकि राज्यों की जब बातें आ रही हैं यहाँ पर, जब राज्य है तो राज्यों में छोटी छोटी बैंक भी होंगी। जब छोटी छोटी बैंक भी होंगी तो उन बैंकों को संभालने के लिए एक केंद्र में बैंक भी होनी चाहिए। तो 1935 के अधिनियम के समय पर ही भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना होगी। केंद्रीय बैंक की स्थापना होगी, जिसे हम बोलेंगे आरबीआई। आरबीआई इस अधिनियम में नहीं आई है। आरबीआई का तो एक्ट अलग है। अगर हम बात करेंगे आरबीआई एक्ट की, आरबीआई एक्ट तो 1934 है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जिस संघ की हम बात कर रहे हैं, जिस संघ की हम बात कर रहे हैं, तो संघ के हिसाब से भी केंद्र में एक बैंक होनी चाहिए। और ये जो आरबीआई एक्ट 1934 है, इसी के अनुसार 1 अप्रैल
1935 को आरबीआई की स्थापना हो गई, और आरबीआई की स्थापना हुई थी तो इसका शुरू में मुख्यालय कहां था? कलकत्ता। कहां था इसका मुख्यालय? कलकत्ता। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? बंबई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन है मेरा एक, आप कमेंट करके बताइए कि कलकत्ता आरबीआई का मुख्यालय कब तक रहा और कब कलकत्ता से हटा करके आरबीआई का मुख्यालय बंबई बना है। ये आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में उत्तर अपना दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब केंद्र के लिए आरबीआई की स्थापना होगी तो इसी के लिए हमने देखा है संघीय लोक सेवा आयोग, और इस लोक सेवा आयोग को ही हम क्या कहने वाले? एफपीएससी। तो ये भी हमने यहाँ संघ के लिए देखा है। जब केंद्र के लिए केंद्रीय बैंक देख रहे हैं तो संघ लोक सेवा आयोग भी देख रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की कहानी हम आपको अभी बताते हैं। दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, क्योंकि जब संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई है तो हम बात करने वाले हैं संघीय न्यायालय की। संघीय न्यायालय, यदि हम बात करें संघीय न्यायालय की तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसे बोलते हैं हम फेडरल कोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? फेडरल कोर्ट। यानी फेडरल कोर्ट होता क्या, ये देखो। यानी फेडरल कोर्ट के बारे में बात करें कि अगर किसी का कोई केस संघीय न्यायालय में चल रहा है और वो संघीय न्यायालय से केस हार जाता है, तो ये नहीं कि वो लास्ट हो गया कि इसके अलावा अब हम कहीं नहीं जा सकते। इसके दिए गए निर्णय को हम, ब्रिटेन में एक प्रीवी काउंसिल थी, प्रीवी काउंसिल में जाकर के हम चुनौती दे सकते थे। तो इसके दिए गए निर्णय को हम कहां जा सकते थे? प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल कहां जा सकते थे इसके निर्णय को चुनौती देने के लिए? प्रीवी काउंसिल। और ये प्रीवी काउंसिल कहां थी? ब्रिटेन में। पहले तो हमें संघीय न्यायालय से ये पता चल गया। दूसरी बात यह है कि ये संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1937 को स्थापना किसकी हुई? संघीय न्यायालय की। और जैसे ही संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, ये ही संघीय न्यायालय आगे चल करके भारत में सर्वोच्च न्यायालय बनता है। सर्वोच्च न्यायालय। और यही सर्वोच्च न्यायालय बनेगा तो इसके जो, अगर हम बात करेंगे, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसके हम प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो हैं मॉरिस गोयर। क्या नाम है? मॉरिस गोयर। यानी फेडरल कोर्ट के, यानी संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस गोयर। लेकिन जैसे ये फेडरल कोर्ट बनेगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय की यदि हम बात करें, फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे इसके अंतिम मुख्य न्यायाधीश? हीरालाल जे कानिया। और जैसे ये संघीय न्यायालय बनेगा सर्वोच्च न्यायालय, ये हीरालाल जे कानिया ही हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। यानी हीरालाल जे कानिया ही हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। हीरालाल
ये कहानियां। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। यानी ये जो संघीय न्यायालय, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गुयर और इसके अंतिम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। जैसे ये संघीय न्यायालय 1947 के बाद में 25 जनवरी 1950 को जैसे ही अस्तित्व में आएगा, एक दिन पहले, उस समय पर ही जो भारत के राष्ट्र यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो हीरालाल जे कानिया ही होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश तथा फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। यह हमारा जो संघीय न्यायालय, इसके बारे में हमने समझा है। यदि हम इसके बाद की यदि बात करें कि फेडरल कोर्ट के बाद में इसमें जो देखा जाता है वो क्या है कि 1935 के अधिनियम के बाद ही जो भारत परिषद बनाई थी, यानी भारत परिषद थी, इसको समाप्त कर दिया। यानी भारत परिषद थी, इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम भारत परिषद के ही बारे में बात करें, हमने सबसे पहले जो अधिनियम पढ़ा था वो था 1858 का। 1858 के बाद में जो हमने देखा है वो है 1919 का। 1919 के बाद में जो देख रहे हैं हम वो है 1935 का। इस 1858 में भारत परिषद बनी, भारत परिषद का निर्माण हुआ। यानी जो भारत राज्य सचिव था, जो ब्रिटेन में बैठता था, उसकी जो देखरेख करने के लिए जो 15 सदस्य नियुक्त किए। अब यहां पर 15 सदस्य हैं और वो राज्य सचिव है, लेकिन यहां पर क्या कर दिया कि राज्य सचिव भी है, भारत परिषद भी है, लेकिन भारत परिषदों की संख्या में कमी कर दी। जो 15 थे वो घटा करके कम कर दिए, क्योंकि 1919 के अधिनियम में यह कह दिया कि अब इन व्यक्तियों को, यहाँ 58 में यह था कि इनको पैसा भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, लेकिन जैसे पैसा ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाने लगा, ब्रिटेन फंड से दिया जाने लगा, तो यहाँ पर उनकी संख्या कम कर दी। लेकिन जैसे 1935 में हम पहुंचेंगे, यहां पर क्या कर दिया? संख्या कम कर दी। यहां संख्या कम कर दी और यहां पर समाप्ति कर दिया। यानी यहां पर भारत परिषद क्या कर दी? समाप्त कर दी। और जैसे अगला अधिनियम आएगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसमें जाकर के सारी की सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। और उस समय जब हम समाप्ति की बात करेंगे तो उस समय बात करेंगे भारत राज्य सचिव की। उस समय भारत राज्य सचिव नाम का पद समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत परिषद की हमने बात की है। 58 में बनी, 19 में इसकी संख्या कम हुई, 35 में उसको समाप्त कर दिया गया। तो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिनियम के अनुसार भारत परिषद समाप्त की गई। तो जो भारत परिषद है समाप्त हो रही है, वो किस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त हो रही है? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ज्यादातर पेपर में बनने वाले ही क्वेश्चन हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की कहानी हम आपसे करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो कर लें, फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इसको सारी बातें खत्म कर देंगे। यानी हम बात करने वाले हैं इस भारत शासन अधिनियम 1935 में ही। यदि आपसे पूछे कि इसमें कितने भाग थे इस अधिनियम में, यानी कौन सा अधिनियम है? भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसमें भाग कितने हैं? 14। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो कितने? 321। अनुच्छेद कितने? 321। और यदि हम अनुसूची की बात करें तो अनुसूची कितनी थी? 10। ये पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, वैसे आते नहीं है, लेकिन याद करना जरूरी है, आ सकते हैं। ये सब थे, इसीलिए इस अधिनियम को जितने भी आए हैं
सबसे बड़ा अधिनियम कहा जाता है। यानी सबसे बड़ा अधिनियम कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें यदि हम देखें तो एक पॉइंट दिया गया है जिसे कहते हैं निर्देशकों का उपकरण। यानी निर्देशकों का उपकरण का मतलब है जिसे हम वर्तमान में डीपीएसपी पढ़ते हैं। डीपीएसपी बोले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हम पढ़ते हैं संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, ये जो हम आज पढ़ रहे हैं ये निर्देशकों का उपकरण कहा जाता था 1935 के अधिनियम में। इस अधिनियम में इसको ये कहा जाता था। लेकिन ये जो डीपीएसपी यहां भी अगर कहीं से आए हैं तो वो देश है आयरलैंड। कौन सा देश है? आयरलैंड। कौन सा देश है? आयरलैंड। तो ये आयरलैंड से भी ब्रिटेन ने लिए हैं और ब्रिटेन से भी हमारे यहाँ कहाँ आए हैं? भारत में आए हैं। तो पेपर में यदि पूछे कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए, अगर ऑप्शन में आयरलैंड है तो आयरलैंड ही आंसर है, क्योंकि आयरलैंड से भी किसने लिए? ब्रिटेन ने लिए, तो 1935 में लेके आया। लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटेन की संसद में कब रखा गया? यानी नाम क्या है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 है ये ब्रिटेन की संसद में कब रखा गया? ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत कब किया गया? तो ये ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई को। कब किया गया था ये? 4 जुलाई को। ब्रिटेन की संसद ने पारित कब कर दिया था ये? 14 जुलाई को। यानी ब्रिटेन की संसद से पास हो गया था ये 14 जुलाई को। और ये भारत कब आया? लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 15 अगस्त 1947 को। यदि हम पाकिस्तान के संदर्भ में कहें तो 14 अगस्त को। भारत के लिए 15 अगस्त 1947 को, और भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया 1947 में। अगर इसमें हम बात करें कि जैसे ये स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आया, इसमें क्या हुआ? तो इसके समय पर हम एक लाइन में सारी चीजें देख ले रहे हैं। यानी हम बात करेंगे 1858 की, 1919 की, 1935 की और 1947 की। इन 3 डेटों में ही काम करना है अपना। 58 में यहां पे क्या हुआ? यहां पर भारत परिषद बनी। भारत परिषद मतलब एक SOS प्लस 15 सदस्य। ये हम कहा देख रहे हैं? 1858 में। भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद में जो कितने लोग थे? 15 लोग भारत परिषद में। ये इसकी सहायता के लिए। और दूसरी बात ये थी कि इसमें जो वेतन की बात आई थी वो कहां से आई थी? भारतीय राजस्व। यानी इनको जो वेतन देने की बात आई कहां से? भारतीय राजस्व से। लेकिन 1919 में क्या किया गया कि इनको जो वेतन है कहां से दिया जाएगा? ब्रिटेन यानी ब्रिटिश फंड से। जैसे ब्रिटिश फंड से वेतन देने की बात आई
और यहां पर परिषद की जो संख्या थी, यानी भारत परिषद की जो संख्या थी, इसको क्या कर दिया, कम कर दिया यहां पे। यानी यहां से यहां जब यहां नियुक्ति हो रही है, ये ब्रिटेन में रह रहे लोग, इनको पैसा भारतीय राजस्व से दिया जा रहा है। लेकिन जैसे 1919 में कहा गया कि नहीं, पैसा यहां से 1 रुपया भी नहीं जाएगा, पैसा आप सभी वहीं से दीजिए, तो जैसे ब्रिटिश फंड से इनको पैसे देने की बात आई, भारत परिषद में जो सदस्य थे उनकी संख्या कम कर दी। और 1935 में जाते जाते भारत परिषद समाप्त कर दी। और जब भारत परिषद समाप्त कर दी तो यहां क्या किया समाप्त, भारत राज्य सचिव, यानी भारतीय राज्य सचिव था वो क्या कर दिया, समाप्त। भारतीय राज्य सचिव के साथ साथ वायसराय, ये भी क्या हो गया, समाप्त। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक से दूसरे को जोड़ के पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम आपसे ये पूछना चाहें कि क्लास कैसी लगी, तो आप कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। और कुछ सुधार करना है तो आप कमेंट करके बताएं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।